हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉकेट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी का यानी कि आज का द इंडियन एक्सप्रेस का और लाइव मिनट का एडिटोरियल। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल जहां पर रैट होल माइनिंग के बारे में है। देखिए, रैट होल को कहते हैं। रैट मतलब कि सुरंग, सुरैट मतलब कि चूहा, मतलब कि एक सुरंग के जरिए कोल माइनिंग होती है ये। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय है। इंडिया में मेघालय एक स्टेट करके है। यहाँ पर ईस्ट जयंती हिल में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ पिछले महीने, जिसमें कई लेबर मारे गए इस सुरंग में, इस तरह की सुरंग में, रेड होल माइनिंग में। दोस्तों, आर्टिकल कहता है कि 15 वर्कर अंदर फंसे के फंसे रह गए, और लेकिन तब तक वो मर चुके थे जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता। तो आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर राज्य सरकार को एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। तो आर्टिकल एक सवाल रेस करता है कि अगर, देखो, इस तरह की माइनिंग क्यों हो रही थी, जबकि ऑलरेडी एनजीटी ने इस तरह की माइनिंग के ऊपर ऑलरेडी बैन लगा रखा है कि इस तरह की माइनिंग नहीं होगी, और वो भी इतने ऐसे एरिया में, मेघालय जैसे एरिया में जहाँ पर फ्लड्स आते रहते हैं। आर्टिकल कहता है कि देखो, यहाँ पर राज्य सरकार इतनी ज़्यादा ही वो अकाउंटेबल नहीं थी, क्योंकि उनको सस्ते लेबरर मिल रहे थे जो कि असम से, और इलीगल एंट्रेंट थे नेबरिंग बांग्लादेश से। तो उनकी, तो वे काफी कम मैटर करता है राज्य सरकार के लिए में भी। दूसरा, आर्टिकल कहता है कि देखो, यहाँ पर राज्य सरकार ने पूरी तरह से कागजों के ऊपर तो बैन लगा दिया है, पर लेकिन पूरी तरह से ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। तो इस तरह के चीजें इलीट लोगों को, यानी कि एक्सपर्ट लोगों को, ये करते कि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो आर्टिकल कहता है कि देखो, सरकार ने, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। देखो, पॉलिसी लूपहोल्स आते रहते हैं हमारे देश में। जैसे कि आर्टिकल कहता है कि पिछले साल झारखंड में 17 लोगों की मौत हो गई भूख के कारण। देखिए, इतना, आज का इतना बड़ा जमाना, और भूख के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो गई। कैसे? क्योंकि वो अपना आधार डेटा राशन कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए। देखो, झारखंड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो अगर वो लोग लिंक नहीं करवा पाए तो क्या खास बात है? सरकार इसके लिए कुछ कर सकती थी, पर लेकिन 70 लोगों की मौत हो गई। देखो, सरकार ने क्या किया, अच्छा काम किया। सरकार ने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा दिया, ताकि ये जो लूप होल्स है वो बच सके, ताकि जो लीकेज होती है वो बच सके। पर लेकिन इसका गलत गलत ये क्या निकला, 70 लोगों की मृत्यु। उसके बाद सरकार ने नोटबंदी की। नोटबंदी के कारण कम से कम 120 लोगों की मृत्यु हुई जो लाइन में लगे रहे। ये दूसरा लूप होल। उसके बाद कहता है कि देखो, राजस्थान में और गुजरात में भी मृत्यु हुई, क्योंकि वहां पर एक सांस अनकाउंटेड, देखो, ये थर्ड लाइन लिखी है कि लेबर की मृत्यु हुई, अनकाउंटेड नंबर ऑफ लेबर की मृत्यु हुई, क्योंकि वो लोग, उन्होंने सिलिकॉसिस को इनहेल कर लिया था। ठीक है। अगला आर्टिकल कहता है कि दिल्ली में भी 20 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि वहां पर जहरीली गैस में सांस लेने से। ठीक है। और उसके बाद 13 लोगों की मृत्यु हुई पुलिस फायरिंग में मई 2018 में, जब वो लोग एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट इकट्ठा हो रहे थे। यानी कि मृत्यु होती रहती है, लोग मरते रहते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स में। तो क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी लूप होल्स है। यहाँ पर सरकारों को आगे आना पड़ेगा, ताकि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके कि वो चीजें कागज के ऊपर ही नहीं, ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो। ये एक और इंसिडेंट है। देखो, आर्टिकल अंत में ये कहता है कि देखो, हम इन जो, ये जो इंसिडेंट्स होती हैं, ये जो हत्याएं होती हैं, ये जो लोगों की मृत्यु होती है, ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि अगला केस नया आ जाता है। तो यहाँ पर सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल के ऊपर, ताकि इस तरह की मौतें होने से बचा जा सके। ठीक है। अगला आर्टिकल दोस्तों बांग्लादेश के बारे में है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सी राजा मोहन जी का आर्टिकल है। हर मंगलवार को ये प्रकाशित होता है, सी राजा मोहन जी का आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। दोस्तों, आर्टिकल कहता है कि, एक मिनट, आर्टिकल कहता है कि शेख हसीना जीत के आई बांग्लादेश में। ये पहली बार था कि, पहली बार कोई साउथ एशिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में लगातार कोई तीसरी बार पीएम बना हो। बांग्लादेश में को पहली बार लगातार पीएम बना हो। ये सबसे ज्यादा चिट टेकने वाली पीएम होगी। और इसी के साथ आर्टिकल कहता है, आर्टिकल शेख हसीना की तारीफ करता है। ये वो कहता है कि देखो, ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है पिछले कुछ दशक में, क्योंकि बांग्लादेश जो उभर के आया है, ये बहुत ही एक देखने वाली बात है। और ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी में से एक बन चुका है। लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गई है। और जहाँ पर इन्होंने, इनके राज्य में, यानी कि जब से इनकी सत्ता संभाली है शेख हसीना में,
तब से जो बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का खिताब हट गया है, अब वो उसके ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये भी है कि उनका एम्बिशन ये है कि हम अपनी एनुअल ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करें 2021 तक, यानी कि जब बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो जाएंगे, तब तक हम अपनी इकोनॉमी को और आगे चले जाएं और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसको सरपास कर दें। देखो, आर्टिकल के मुताबिक जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो 275 बिलियन डॉलर की है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका ये देखो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान है, वो आज ये कहता है कि हमें बांग्लादेश के मॉडल को अपनाना चाहिए, यानी कि वो आज इनसे सीख रहे हैं। तो आर्टिकल बाद में ये कहता है कि देखो बांग्लादेश जो है वो साउथ एशिया में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है इस दुनिया में जो एक ब्रिज का काम करते हैं। देखो, अगर अगर आपको वेस्ट एशिया में जाना हो या वेस्ट एशिया में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी हो, तो पाकिस्तान एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है। और अगर ईस्ट ईस्ट एशिया में अगर कनेक्टिविटी को बूस्ट करना हो तो बांग्लादेश एक बहुत अच्छी लोकेशन पर है। दोनों देश एक बहुत अच्छी लोकेशन पर हैं, बहुत ही लैंडमार्क लोकेशन पर हैं और बहुत ही अच्छा। पर लेकिन जो ढाका है वो चीज़ों को प्रमोट करता है, वो इकोनॉमी को प्रमोट करता है और ऊपर से जो पाकिस्तान है, वो आतंकवाद को प्रमोट करता है। ये इस दोनों के ऊपर ये बड़ा डिफरेंस है, इसलिए बांग्लादेश जो है वो उभर के आगे आ रहा है। आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल धन्यवाद करता है पाकिस्तान का। क्यों? कि उन्होंने सार्क को छोड़ दिया, सार्क को डिसफंक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सार्क को छोड़ा तभी तो बीबीआईएन उभर के आया, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल निकल के आए। आर्टिकल बाद में ये कहता है कि देखो और भी कई निकल के आए। अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें तो कई रीजनल कंट्रीज जो हैं वो आगे आई हैं, जैसे कि बिम्स्टेक, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आगे आए। बांग्लादेश जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है बीजिंग के प्लान के लिए, चाइना के प्लान के लिए काफ़ी क्रिटिकल है बांग्लादेश, जिससे कि यूनान प्रोविंस को म्यांमार, बांग्लादेश और ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ा जा सकता है। देखो, अगर बात करें तो बांग्लादेश अपनी तरक्की के साथ साथ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को भी तरक्की दे रहा है। अगर हम रोहिंग्या इशू छोड़ दें, रोहिंग्या इशू के बावजूद भी बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध इस्टेब्लिश करे हैं। आगे आर्टिकल कहता है कि धन्यवाद है बांग्लादेश के एक इनिशिएटिव का। शेख हसीना ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि हम अपने देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकें और उन्होंने इसके कारण बांग्लादेश की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, सिक्योरिटी को बूस्ट कर दिया बे ऑफ बंगाल में। और इस दोनों देशों के इस इनिशिएटिव से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इस रीजनल कनेक्टिविटी को काफ़ी बूस्ट हुआ है। अगर हम साउथ एशिया की ज्योग्राफी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, देखो आर्टिकल ये कहता है अगर हम साउथ एशिया की ज्योग्राफी को इंडो पाक रिलेशंस के जरिए से देखें तो हमें सिर्फ नफरत ही नफरत मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पर लेकिन लेकिन अगर हम इस देश को छोड़ दें, अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, तो साउथ एशिया एक काफ़ी अच्छी स्थिति पर है। काफ़ी अच्छा एक इनके बीच में एक हार्मनी है, काफ़ी अच्छी इनके बीच में कोऑपरेशन है। तो हमें इसको और बूस्ट करने की आवश्यकता है। हमको पता है कि पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव चैलेंज रखता है, पर लेकिन हमें इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आर्टिकल कहता है। ये आर्टिकल का एसेंस है, ताकि इसको इस्टेब्लिश आगे बढ़ाया जा सके, इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। आगे आर्टिकल दोस्तों आचार्य बाल शास्त्री जांबेडकर के बारे में है। आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बाल शास्त्री जांबेडकर के एक बर्थ एनिवर्सरी में एक आयोजन होना था, जिसमें कि ये आयोजन हर साल होता है, जिसमें कि नयनतारा सहगल जी को एक राइटर है उनको इनवाइट किया गया। ये एक एनुअल है, ठीक है, और एनुअल है और यावतमाल में होना था। ये 1878 से आरंभ होता है। इस इस आयोजन में सीएम जो होते हैं वो चीफ गेस्ट होते हैं और स्पीकर जो होते हैं वो और लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट होते हैं, वो स्पीकर होते हैं। इस साल के जो स्पीकर थे वो भी लिखे हुए आर्टिकल में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल ये कहता है कि देखो सीएम इस बार के आयोजन में जो सीएम थे वो चीफ गेस्ट थे। पर लेकिन पर लेकिन जो राइटर थे नयंत्र सहगल, उनको अपोज किया गया और उनकी सिर्फ इंग्लिश लिटरेरी को ही सम्मानित किया गया, मराठी और किसी लैंग्वेज को सम्मानित नहीं किया गया।
आर्टिकल कहता है ये काफ़ी एक दुखद घटना है। 1 मिनट। ये काफ़ी एक दुखद बात है। ये तब हुआ ये इंसिडेंट तब हुआ जब स्टेट में जाम्बेडकर जी के एक कंट्रीब्यूशन को रिकॉल किया जा रहा था, जिनको मराठी जर्नलिज्म का पितामह कहा जाता है। आर्टिकल कहता है कि जाम्बेकर एक बहुत ही बड़े राइटर थे। ये हिस्ट्री के प्रोफेसर थे मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में, और ये मैथ, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, मेटेरोलॉजी को प्रमोट करते थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को एम्ब्रेस किया है। तो आर्टिकल कहता है कि महाराष्ट्र अब काफ़ी बड़ा राज्य है, पर लेकिन यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स की डायरेक्शंस हैं, वो डिक्लाइन होती जा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल कहता है कि अंत में महाराष्ट्र अपनी इस चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपनी लिटरेचर के लिए, अपने उस चीज़ों के लिए। पर लेकिन अगर आप इस तरह से उनको रिवोक करोगे तो ये डी इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, पर लेकिन ये गलत बात है। तो सरकार को इसके बारे में आगे देखना चाहिए। ठीक है। अगला आर्टिकल दोस्तों गवर्नमेंट के 10% कोटा मूव के बारे में है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल का एक हॉट बर्निंग टॉपिक है 10% कोटा। देखो, सरकार ने एक मूव किया है जिसमें कि सरकार ने कहा है कि हम अपर कास्ट लोगों को, वो कास्ट जो जनरल कैटेगरी है उनमें रिजर्वेशन करेंगे, 10% कोटा करेंगे उन लोगों के लिए जो गरीब तबका है, यानी कि जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे है। यानी कि कुछ उनके लिए कंडीशन रखी गई हैं, वो उनको 10% कोटा रखा जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि जो अब तक सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के मुताबिक जो कोटा है, रिजर्वेशन है, वो सिर्फ 50% लोगों को दिया जाएगा, यानी कि 50% तक एक सीलिंग रखी गई है। और अगर ये पास हो जाता है तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट की उस वर्डिक्ट को, जो उसकी वर्डिक्ट को ठेस है, यानी कि उस वर्डिक्ट को पूरा नहीं करता, तो कोटा जो है वो 60% हो जाएगा। आर्टिकल कहता है कि देखिए ये जो कोटा है, सरकार का ये जो इनिशिएटिव है, सरकार का ये जो चीज़ है, ये काफ़ी सवाल रेज़ करती है हमारे संविधान में। और मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जो कि अलाउ करती है रिजर्वेशन फॉर द ग्रुप्स और क्लासेस के लिए जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के मुताबिक और हमारे संविधान के मुताबिक कोटा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, एससी एसटीज के अलावा। ठीक है। पर लेकिन अब सरकार ने जो रखा है कोटा सिर्फ इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर रखा है। क्या ये सही बात है? सरकार ने कहा है जो गरीब है उनके लिए है। क्या ये सही बात है? आर्टिकल कहता है कि 90s में गवर्नमेंट ने पहले कोटा लाने की कोशिश की थी, पर लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक डाउन कर दिया था, क्योंकि 50% की एक सीलिंग है। सुप्रीम कोर्ट उसको ब्रीच नहीं करना चाहती। पर लेकिन अब सरकार जो है, देखो इससे अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार अपनी प्रिंसिपल्स का, अपने सिद्धांतों से हट जाएगी। तो आर्टिकल कहता है कि इस समय में जब हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से बूस्ट नहीं कर रही है, और इस समय में हमारे जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रही है, पर लेकिन गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इतनी जॉब्स निकल के नहीं आ रही हैं। इस संदर्भ में इस चीज के बीच ये सब लेके आना, अपर कास्ट में और बैकवर्ड क्लास में एक तरह का टकराव देखने को मिलेगा। तो इससे और भी डिमांड उठेगी, जैसे कि जाट्स हैं, मराठास हैं, पटेल्स हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा में इस तरह के जो और मतलब कि जो हैं कास्ट हैं, वो भी अपनी डिमांड करने लगेंगे। तो सरकार को क्या, तो ये एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर आपको देखो अब क्या है, अब एक डर है, एक सीलिंग है 50% की, 50% तक हम रिजर्वेशन देंगे। अगर जिस दिन ये ब्रिज टूट गई, ये 50% का ब्रिज टूट गया, तो सब लोग अपनी मांग करने लगेंगे। तो एक एक वार टाइप काम चल जाएगा, सब सब कम्युनिटीज अपनी अपनी रिजर्वेशन के लिए भागेंगे। तो देखो रिजर्वेशन आया था क्योंकि जब अपर कास्ट लोगों ने लोअर कास्ट लोगों के ऊपर हिस्ट्री में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया था, ताकि लोअर कास्ट लोगों को अपर कास्ट लोगों के साथ मैच किया जा सके। उन डिस्क्रिमिनेशन, देखो वो जो समय बीता समय वापस नहीं आएगा, पर लेकिन अब उन लोगों के साथ मर्ज किया जा सके, ताकि वो लोग आगे आएँ, हिस्ट्री के डिस्क्रिमिनेशन को ओवरटेक करने के लिए। इसलिए किया गया था रिजर्वेशन। पर लेकिन अब इसका जो मोटिव है कुछ और दिख रहा है। तो आर्टिकल कहता है कि देखो अभी जो बात हो गई वो हो गई, पर लेकिन अभी इसको और भी इलेबोरेट करने की आवश्यकता है, और भी डिबेटेबल कंसेप्ट बन चुका है। पार्लियामेंट में इसकी डिबेट होनी चाहिए, और सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। इस कोटे को करना है नहीं करना वो किया जा सके।
दोस्तों हमारे इस 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल हमने डिस्कस किए। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।